स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग आदिकाल को पूरे कॉन्सेप्ट और उसके स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। किसी भी विषय को पढ़ते समय या पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ती है, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी चीज़ें आपके माइंड में उतने ही ज़्यादा दिन तक अस्थायी रहती हैं। जिस बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होती है वो बिल्डिंग उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसीलिए हमें पूरी प्लानिंग के साथ सीक्वेंस में आदिकाल को पढ़ना चाहिए। इस तरह से जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा दिन तक हमारे माइंड में रहता है, नहीं तो वो कुछ ही दिन के बाद भूल जाता है जब हम इधर उधर से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम आदिकाल के बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और समझेंगे। उसके बाद उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आदिकाल के अंतर्गत हम 4 प्रकरण को पढ़ेंगे और इन्हीं 4 प्रकरणों से हमारा आदिकाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आदिकाल का समय जो है वो 1050 से 1375 ईस्वी संवत है। आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा गया है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। इन चारों प्रकरण में अलग अलग चीज़ें हैं। प्रकरण 1 में आदिकाल के बारे में कुछ सामान्य परिचय हैं, कुछ सामान्य जानकारियां हैं, कुछ तथ्य हैं। प्रकरण 2 में सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और नाथ साहित्य है। प्रकरण 2 में इन तीनों को पढ़ना है। प्रकरण 3 में रासो साहित्य को पढ़ना है, जिसका कि आदिकाल में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद प्रकरण 4 में कुछ फुटकल रचनाएं हैं, जैसे कि आदिकाल में कुछ गद्यों की रचना हुई है उनके बारे में जानना है। कुछ संत कवि भी आदिकाल में हुए हैं उनको भी जानना है। तो इस तरीके से प्रकरण 4 में कुछ फुटकल रचनाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। प्रकरण 2 में जो जैन साहित्य है इसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा है सिद्ध से और नाथ साहित्य से। तो जैन साहित्य में 2 तरह के काव्य मिलते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य भी थोड़ा बड़ा है। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सर्ग होते हैं, सर्गबद्ध होता है और बड़ा होता है। इसका जो मतलब ये काव्य बड़े होते हैं। और मुक्तक काव्य छोटे छोटे होते हैं, कुछ उपदेशात्मक होते हैं और दोहों टाइप के होते हैं, दोहे टाइप के होते हैं। तो प्रबंध काव्य को में भी 3 तरह की रचनाएं हुई हैं। पौराणिक या धार्मिक रचनाएं हुई हैं इसमें, जैसे पुराणों से, हमारे पुराणों से या धार्मिक रचनाएं हुई हैं। ऐतिहासिक काव्य वे हैं कि जैसे उस टाइम के किसी राजा के वीरता का वर्णन करना या राजाओं के चरित्र का वर्णन करना, तो ये सब ऐतिहासिक काव्य में आता है। रासो काव्य, तो रासो काव्य अलग साहित्य है, लेकिन जैन धर्म में भी कुछ रासो साहित्य मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जैन काव्य में भी हम प्रबंध काव्य के अंतर्गत रासो काव्य को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकरण 3 में जो रासो साहित्य है उसको भी 2 भागों में रखा गया है। तो एक साहित्यिक भाषा में रासो साहित्य रचा गया है और एक देश भाषा में रासो साहित्य रचा गया है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग देखें कि आदिकाल में चारों प्रकरण में क्या क्या चीज़ें हैं और इन्हीं को गहराई से अध्ययन करना है। आप चाहें तो जितना इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपका जब भी कोई टॉपिक तैयार होता है तो उस पर टिक लगा दीजिए कि सिद्ध साहित्य तैयार हो गया, जैन साहित्य तैयार हो गया, नाथ साहित्य तैयार हो गया। इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप पूरा आदिकाल तैयार कर सकते हैं। अब हम शुरू से पढ़ेंगे। प्रकरण 1 में क्या है, तो इसके बारे में आदिकाल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार किया गया है और आदिकाल की अवधि पे विचार किया गया है। प्रकरण 2 में हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 में क्या क्या है, तो आगे हमने स्ट्रक्चर में देखा है। प्रकरण 2 को 3 भागों में बांटा गया है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। सबसे पहले हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य का जो समय काल है वो 7वां से 13वीं सदी है। इसका स्रोत क्या है, मतलब सिद्ध साहित्य से संबंधित जो भी तथ्य इकट्ठे किए गए हैं तो उनको कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, तो हरप्रसाद शास्त्री का एक है बुक है बौद्ध गान ओ दोहा, बांग्ला भाषा में है। तो इससे सिद्ध साहित्य से संबंधित सामग्रियां जुटाई गई हैं। उसके बाद धर्मवीर भारती का एक है सिद्ध साहित्य, हिंदी में ये रचना है धर्मवीर भारती की, इनसे कुछ सामग्री जुटाई गई है। उसके बाद नामवर सिंह की बुक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। तो इन तीनों स्रोतों से हिंदी साहित्य के बारे में कुछ सामग्रियां जुटाकर यहाँ पे लिखा गया है। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन पाश्चात्य विद्वान वेंडल ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो वेंडल हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिद्ध साहित्य का संपादन किया। अगला पॉइंट है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के विकास की ही एक कड़ी है। ईसा की पहली सदी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया था। हीनयान में बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था और महायान में बौद्ध धर्म का व्यवहारिक पक्ष था। कुमारिल और शंकराचार्य के दर्शन ने बौद्ध धर्म पर आघात किया। जीवित रहने के लिए बौद्ध धर्म को अपना रूप बदलना पड़ा। जनता को अपने प्रभाव में लाने के लिए बौद्ध संप्रदाय ने तंत्र और मंत्र का आश्रय लिया। तो ये समझ लीजिए कि जो बौद्ध धर्म था वो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे कुमारिल और शंकराचार्य ने जैसे अपना मत दिया लोगों के सामने, तो इनका मत सबको पसंद आ गया और ज़्यादातर लोग इन्हीं लोगों को फॉलो करने लगे। इसलिए बौद्ध धर्म को थोड़ा आघात सहना पड़ा। तो बौद्ध धर्म को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको अपना रूप बदलना पड़ा और वो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। तो अगला पॉइंट है, महायान की यह सरल साधना मंत्रयान में परिवर्तित हुई। मतलब बौद्ध धर्म में जो महायान है वो अच्छी खासी उसकी अनुयायी थे, लेकिन जैसे शंकराचार्य आए इनके अनुयायियों में कमी होने लगी और तभी ये अपना रूप बदलकर मंत्रयान में परिवर्तित हो गया। मतलब मंत्रों तंत्रों का ये सहारा ले लिया। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्ति करने की युक्ति प्रचारित करने वाले सिद्ध कहलाए। तो यही सिद्ध हैं जिन्होंने मंत्र के द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया और उसी के लिए साहित्य रचे। तो ये सिद्ध कहलाए। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश सिद्धों का महान केंद्र था। यहीं पर मंजूश्री कल्प का संकलन हुआ और नागार्जुन का यह निवास स्थान था। तो नागार्जुन जो कि भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं, इन्हीं का यह निवास स्थान था। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो नागार्जुन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। नागार्जुन मंत्रयान के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो ये आंध्र प्रदेश में ही रह रहे थे, तो इसलिए इनको ही मंत्रयान का प्रसिद्ध आचार्य बनाया गया और इनके सहयोग से सिद्धों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। नागार्जुन जो कि एक विद्वान थे और इनके प्रभाव से जो सिद्ध थे उनके अंदर उनके गुणों में कुछ परिवर्तन हुआ और बड़ी संख्या में पूर्वी भारत में विकसित हुए और इस प्रकार से ये लोग बहुत जल्दी ही विकसित होने लगे। सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें से सरपा प्रथम सिद्ध हैं। इसमें कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा स्त्री हैं। इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि जो सिद्धों में स्त्रियां हैं सिद्ध साहित्य में वो 3 हैं। इनको कमला नाम से याद कर सकते हैं। क से कनकलापा, म से मणिभद्रपा और ल से लक्ष्मीकरा। शुक्ल जी महत्व के आधार पर लुइपा का पहला स्थान देते हैं। तो सबसे पहले कवि जो हैं वो सरहपा हैं, लेकिन महत्व के स्थान पे या अपने जो साहित्यिक कार्य हैं
उसके आधार पे शुक्ल जी लुइपा को पहला स्थान देते हैं। अब हम जितने भी सिद्ध साहित्य में कवि हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सरहपा, जिनका समय काल 7वीं सदी ईस्वी है, ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। जाति के ब्राह्मण थे। वज्रयान में प्रवेश करने के कारण इनका नाम सरोज वज्र पड़ा और राहुल भद्र भी इनका नाम है। इनका निवास स्थान नालंदा था। इन्होंने सर बनाने वाले की कन्या को, मतलब जो जंगलों में बाड़ वाड़ बनाते हैं, तो उसी की लड़की के साथ ये अरण्यवास किए और स्वयं भी बाड़ बनाने लगे। इनके लिए लिखे हुए 32 ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें चर्या गीत कोश और दोहा कोश ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इन्हीं दो रचनाओं को ज़्यादा सब लोग, मतलब यही दो रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, चर्या गीत और दोहा कोश। अगले जो सिद्ध कवि हैं वो हैं सब्रपा। इनका समय काल भी 7वीं सदी है। ये सरहपा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। सब्रों की वेशभूषा के कारण इनका नाम सब्रपा पड़ा। इन्होंने मोह माया का त्याग कर सहज जीवन पे बल दिया। इनकी जो रचना है वो है चर्यापद। अगले कवि जो हैं वो हैं लुइपा। इनका जन्मकाल 8वीं सदी है। ये सब्रपा के शिष्य थे, अत्यंत प्रभावशाली थे। उड़ीसा और बंगाल के शासक व मंत्री इनके शिष्य बन गए। इन्होंने रहस्यात्मकता से परिपूर्ण रचनाएं की हैं। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लुइपा को महत्व के आधार पर प्रथम स्थान देते हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा प्रभावशाली थे और जितने भी उड़ीसा और बंगाल के शासक और मंत्री थे इनके सब शिष्य बन गए थे। इनका व्यवहार इतना प्रभावशाली था और ये रहस्यात्मकता से परिपूर्ण रचनाएं करते थे। अगले सिद्ध हैं कण्हपा। तो इन्हें कृष्ण पदाचार्य कान्हिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं भी रहस्यात्मक विचारों से परिपूर्ण थी। अगले कवि हैं डोम्भिपा। डोम्भिपा के 3 मुख्य रूप से रचनाएं हैं। पहला है योगचर्या, दूसरा अक्षर द्विकोपदेश और तीसरा है डोम्भी गीतिका। इस प्रकार से जितने भी कवि थे 4-5 हमने पढ़ लिया सिद्धों में। और इन लोगों का यही थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि मतलब किस साहित्य के कवि हैं, सब्रपा या सरहपा या कण्हपा, और इनकी एक आध दो रचनाएं पूछ लेता है और इनसे जो तथ्यात्मक चीज़ें पूछता है तो इनकी विशेषताओं में हम उसे जान लेते हैं। तो जितने सिद्ध थे वो पंचम कार में विश्वास रखते थे। पंचम कार क्या है? मद्य मतलब मदिरा, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुदा, इनका विधान है पंचम कार में। दूसरा है प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना ही सिद्धों का सोपान है। सिद्धों ने महासुखवाद को रहस्य का नाम दिया। सिद्ध साहित्य में ही रहस्यवाद का बीज मिलता है और यही रहस्यवाद जो है आपने देखा होगा भक्ति काल में कबीरदास जी ने इसको आगे बढ़ाया है। अगला जो है प्रकरण 2 में ही हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया। अब प्रकरण 2 का ही हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैन साहित्य का जो समय काल है वो 8वीं से 14वीं सदी है। इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? जो जैन साहित्य है तो देवेंद्र कुमार जैन द्वारा रचित एक ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा और साहित्य, उससे कुछ सामग्रियां जुटाई गई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उससे लिया गया है। और नामवर सिंह की रचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसके 3 स्रोत हैं। जैन धर्म में संस्थापना का एक परंपरा है और इसके आदिनाथ ऋषभ देव हैं। इन्होंने जनता को मसी, कृषि और असी का उपदेश दिया। मसी मतलब स्याही, कृषि मतलब खेती और असी मतलब तलवार। इन 3 चीज़ों से इन्होंने जनता को, इन 3 चीज़ों के लिए ही जनता को प्रोत्साहित किया और उपदेश दिया इनके लिए। ऋषभ देव के साथ अनेक तीर्थंकर हुए जो इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। इसमें 22वां नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर थे। तो जैन धर्म के बारे में आपको नॉलेज होगा, उसी से इस साहित्य का विकास हुआ है, जैन साहित्य का।
जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट था। तो बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म को लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसलिए ये हिंदू धर्म के साथ तालमेल ज़्यादा रखता था और इसके निकट था। इन्होंने जैन भाषा में ही उपदेश दिया है। जैन साहित्य जैन श्रावकों द्वारा लिखा गया साहित्य है। इसकी एक और विशेषता है जैन साहित्य की, तो इस साहित्य ग्रंथों में अनुदित ग्रंथों की संख्या ज़्यादा है, मतलब दूसरे भाषा से अनुवादित ग्रंथ हैं या किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका अनुवाद किया गया है। मौलिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जैन श्रावकों को भय था कि मौलिक ग्रंथ लिखते समय धर्म विरुद्ध कोई बात ना आए, इसलिए जैन साधक जो हैं अपने धर्म प्रचार्य और जैनियों की जीवनियाँ, साहित्यिक व्यक्तियों के चरित्र, पौराणिक काव्य, मुक्तक काव्य भारी मात्रा में लिखे हैं। तो ये खुद से मौलिक रचनाएं नहीं करते थे। इनको डर था कि कहीं हम अपने धर्म के विरुद्ध ना कुछ बातें कह दें, तो इसलिए इनका विरोध होने लगेगा। तो ये ज़्यादातर अनुवादित रचनाएं करते थे, अनुदित रचनाएं लिखते हैं और लिखे हैं। जैन साहित्य के स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैन साहित्य में दो तरह की रचनाएं हुई हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में तीन तरह के काव्य मिलते हैं, पौराणिक, ऐतिहासिक और रासो। पौराणिक में क्या होता है कि इस प्रकार की जिन लोगों ने रचना किया है वो पुराणों से चीज़ों को लिए हैं। ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जो राजाओं के चरित्र पे लिखा गया है। और रासो, तो रासो से संबंधित रचनाएं हैं। पौराणिक रचनाओं में जो रचना करने वाले हैं वो कवि कौन कौन हैं? स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, पद्म कीर्ति हैं, धवल हैं। ऐतिहासिक में हैं हेमचंद, सोमप्रभु, धर्मसूरी, ईश्वर सूरी, मेरुतुंग, विजयभद्र सूरी, अम्बदेव और विजयसेन सूरी। रासो साहित्य में हैं शालिभद्र सूरी, आशुगु, जीन धर्मसूरी और विजयसेन सूरी। तो इस प्रकार प्रबंध काव्य ये लोग करने वाले हैं, प्रबंध काव्य की रचना करने वाले हैं। और जैन साहित्य में मुक्तक काव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन कौन हैं? तो जो इंदु हैं, देवसेन हैं, राम सिंह हैं और जिनदत्त सूरी हैं। इस तरीके से हमने जैन साहित्य तक चीज़ों को पढ़ा है। अभी जैन साहित्य में ये जो कवि हैं सारे, इनको पढ़ना जरूरी है, इनके क्रम को याद रखना जरूरी है। यहाँ से क्रम भी पूछता है ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आप आज सिद्ध साहित्य को पढ़े हैं और आदिकाल के स्ट्रक्चर को पढ़े हैं, पूरा सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। साहित्य के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा।